हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मारवाड़ के इतिहास को स्टडी करेंगे। मारवाड़ के इतिहास को स्टडी करने से पहले हम मारवाड़ शब्द के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं कि राजस्थान के कौन से एरिया को मारवाड़ नाम से जाना जाता था। तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली वाला जो क्षेत्रफल है उसको मारवाड़ नाम से जाना जाता था। तो जब भी आपको मारवाड़ शब्द सुनाई दे, आपको पता होना चाहिए कि हम राजस्थान के कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश का शासन रहा। अब राठौड़ वंश की कैसे उत्पत्ति हुई उसको लेकर के अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कन्नौज में जिस गढ़वाल वंश ने शासन किया था उसी गढ़वाल वंश से उत्पत्ति हुई राठौड़ वंश की। कुछ का ये मानना है कि दक्षिण भारत में जिस राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया उन्हीं से उत्पत्ति हुई राठौड़ वंश की। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश से उत्पत्ति होती है गढ़वाल वंश की और फिर गढ़वाल वंश से उत्पत्ति हुई राठौड़ वंश की। तो ये हमने उत्पत्ति के बारे में देखा। अब मारवाड़ के राठौड़ वंश के पहले इंपोर्टेंट जो राजा हुए उनका नाम है राव सिंहा। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष बोला जाता है राव सिंहा को। यह आपको ध्यान में रखना है, यहां से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण जो है वो अपनी सहायता के लिए राव सिंहा को कन्नौज से यहाँ पर लेकर के आते हैं। ऐसी एक कहानी है। ये जो पालीवाल ब्राह्मण है वो इस मारवाड़ वाले एरिया में रहते थे और व्यापारी लोग थे। इसलिए जब भी वो लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाते तो पीछे से उनके इस एरिया पर आक्रमण होता और उनकी धन संपदा को लूट लिया जाता। इस बात को लेकर के पालीवाल ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ऐसे था कि अगर हमारा भी कोई राजा हो तो वो हमारी रक्षा करे। और इसीलिए एक बार जब वो व्यापार के लिए बाहर जाते हैं तो कन्नौज से राव सिंहा को अपने यहाँ पर ले आते हैं और फिर राव सिंहा यहाँ पर आकर के राजा बन जाता है। और जब राजा बनेगा तो राजधानी भी बनेगी। तो बाड़मेर में जो खेड़ नामक जगह है वहां पर राजधानी बनाई जाती है। अब राव सिंहा को लाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पर जो भी आक्रमणकारी आए उनसे आपको रक्षा करनी है इस एरिया की। तो पाली के बीठू गांव में एक बार वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और फिर वहीं पर पाली के बीठू गांव में ही राव सिंहा की छतरी बनी हुई है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। राव सिंहा के बाद में राजा बनते हैं राव दुहड़। राव दुहड़ एक बार अपनी मदर से पूछते हैं कि सभी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों की कोई कुलदेवी नहीं है, कुलदेवी नहीं है। तो उनकी अपनी माँ से पूछते हैं कि हमारी कुलदेवी कहाँ है। तो उनकी मदर उनको बताती है कि दक्षिण में कर्नाटक जो जगह है वहां पर हमारी कुलदेवी है और उनकी कुलदेवी का नाम होता है नागणेची माता। तो राव दुहड़ जो है वो कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर के यहाँ पर आते हैं। और इस मूर्ति के साथ में एक शर्त जुड़ी हुई थी कि जब तक इसको लेकर के आप चलते रहोगे तब तक मूर्ति आपके साथ चलेगी, लेकिन अगर आपने पीछे पलट कर देख लिया तो मूर्ति वहीं पर स्थापित हो जाएगी। तो बाड़मेर में नागाना गांव में ये मूर्ति स्थापित हो जाती है और वहीं पर इनके मंदिर का निर्माण, नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता और इष्ट देवी है करणी माता। जैसे कि हमने सिसोदिया वंश की कुल देवी डिस्कस किया था तो उनकी कुल देवी है बाण माता और इष्ट देवी है अन्नपूर्णा माता या फिर बड़बड़ी माता। दोनों में अंतर क्या होता है? कुल देवी ये होती है कि अगर राठौड़ वंश के शासक, जैसे हमने देखा कि नागौर में भी उनका राज्य था और बीकानेर में बाद में जोधा के बेटे अपना राज्य स्थापित करते हैं, तो राठौड़ वंश के शासक कहीं भी राज्य करें तो उनकी कुल देवी सेम रहेगी। लेकिन इष्ट देवी क्या होती है कि मान लो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो अपनी किसी जो लोकल देवी देवता है उसको अपना इष्ट देवी देवता मान ले तो वो होती है इष्ट देवी। कुल देवी सभी राठौड़ों की बराबर, इष्ट देवी जो होती है वो एरिया वाइज अलग अलग हो सकती है। तो ये दोनों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। राव दुहड़ के बाद में जो राजा बनते हैं उनका नाम होता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो है वो लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध होते हैं और मल्लीनाथ जी के टाइम में जो राज्य है वो काफी बढ़ जाता है, इसलिए राजधानी मेवानगर स्थापित हो जाती है। बाड़मेर जो क्षेत्र है उसको मालानी नाम से जाना जाता है और ये जो मालानी नाम है बाड़मेर क्षेत्र का वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। मल्लीनाथ जी के जो बेटे थे उनका नाम था जगमाल। ऐसा होता है कि मल्लीनाथ जी के शासन काल में यहाँ पर गुजरात के कुछ लोग आते हैं और यहाँ की कुछ लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। बाद में जगमाल जो है वो गुजरात जाता है उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए और साथ में वो गुजरात की राजकुमारी को भी वापस ले आता है। उस राजकुमारी का नाम होता है गिंदोली और गणगौर के त्योहार होता है जिस दिन गिंदोली यहाँ पर आती है मारवाड़ वाले क्षेत्र में, इसलिए गणगौर के त्योहार पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।
मल्लिनाथ जी के बाद में मारवाड़ के राजा उनके भाई वीरमदेव बनते हैं और फिर वीरमदेव का बेटा चुंडा मारवाड़ का राजा बनता है। जब चुंडा राजा होता है तो इंदा प्रतिहार जो है वो अपनी बेटी की शादी चुंडा के साथ में कर देते हैं और दहेज में उनको मंडोर दे देते हैं। तो उसके बाद में मारवाड़ की जो राजधानी है वो मंडोर स्थापित हो जाती है। चुंडा जब राजा होता है तो उसकी बेटी होती है हंसाबाई और बेटा होता है रणमल। हालांकि और भी बेटा बेटी होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो नाम है वो मेवाड़ के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके बारे में हमारे इतिहास में डिस्कशन किया जाता है। हंसाबाई की जो चुंडा की बेटी होती है उसका शादी का प्रस्ताव भेजा जाता है। उस टाइम मेवाड़ के राजा होते हैं राणा लाखा और राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा होता है राणा चुंडा। तो राणा चुंडा के लिए हंसाबाई की शादी का प्रस्ताव भेजा जाता है कि राणा चुंडा के साथ में हम हमारी बेटी की शादी करेंगे, लेकिन गलती से ये लगता है कि ये शादी का प्रस्ताव आया है राणा लाखा के लिए। अब बाद में जो मारवाड़ वाले जो लोग हैं वो हंसाबाई की शादी लाखा के साथ कर देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ में कि हंसाबाई और लाखा का जो बेटा होगा वो ही आने वाले टाइम में मेवाड़ का राजा बनेगा। अब राणा चुंडा जो है वो राज्य का त्याग करते हैं, बड़ा बेटा होने के बाद में भी वो राज्य का त्याग करते हैं, इसलिए राणा चुंडा को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। अब हंसाबाई और लाखा का बेटा होता है मोकल। जब लाखा की मृत्यु हो जाती है, मेवाड़ के राजा लाखा की मृत्यु हो जाती है, तो शर्त के अनुसार मोकल राजा बनता है और मोकल की उस टाइम उम्र होती है काफी कम, इसलिए पहला जो संरक्षक है मोकल का वो राणा चुंडा बनता है, मोकल का बड़ा भाई। लेकिन हंसाबाई को राणा चुंडा के ऊपर शक होता है, इसलिए राणा चुंडा छोड़ छाड़ के मालवा चला जाता है और फिर हंसाबाई जो है वो अपने भाई रणमल को बुलाती है कि आप आइए और मोकल की सहायता कीजिए। रणमल आ जाता है। इधर मारवाड़ में जो चुंडा है वो रणमल को राजा नहीं बनाता, अपने किसी दूसरे बेटे को राजा बना देता है। अब रणमल यहाँ आता है मेवाड़ में अपने भांजे की, अपनी बहन के बेटे की रक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। अब जब यहाँ पर मोकल अच्छी तरह से राजकाज संभालने लग जाता है तो मेवाड़ की सेना का यूज करते हुए मेवाड़ की सेना को ले जा करके रणमल जो है वो मारवाड़ में अपने भाई को तो शासन से हटाता है और खुद वहां का राजा बन जाता है। अब 1433 में जब मेवाड़ के राजा मोकल के ऊपर गुजरात का राजा आक्रमण करता है तो मोकल की सेना में से ही कुछ लोग जो हैं वो मोकल को मार देते हैं और उसके बाद में मेवाड़ का राजा बनता है मोकल का बेटा कुंबा। अब दोबारा से रणमल चला जाता है मारवाड़ में जब मोकल यहाँ का राजा होता है, लेकिन जब दोबारा से कुंबा राजा बनता है तो कुंबा की उम्र छोटी होती है, तो दोबारा से हंसाबाई को याद आती है अपने भाई की कि अब आप आइए, अब आपके भांजे के बेटे को आपकी जरूरत है। अब रणमल यहाँ पर देखो राजा बन चुका है तो शक्तिशाली हो चुका है। अब रणमल के मन में पाप आ जाता है, उसको लगता है कि मारवाड़ी क्यों रहे मेरे पास में, मेरे पास तो मेवाड़ भी तो रह सकता है ना। तो उसकी एक प्रेमिका होती है और उस प्रेमिका का नाम होता है भारमली। वो उसको रणमल जो है वो भारमली को बताता है कि मैं कुछ टाइम के बाद में कुंबा को मार दूंगा और मेवाड़ को भी मारवाड़ में मिला लूंगा। लेकिन भारमली सच्ची देशभक्त, वो इस बात को बता देती है हंसाबाई को और हंसाबाई को फिर दोबारा से राणा चुंडा की याद आती है और वो राणा चुंडा जो मालवा की तरफ जा चुके थे उनको वापस बुलाया जाता है कि आप आइए, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। और फिर राणा चुंडा जो है वापस आकर के कुंबा की सहायता करते हैं और भारमली की सहायता से रणमल को मार देते हैं। रणमल का बेटा होता है राव जोधा। अब राव जोधा को जब ये बात पता चलती है कि मेवाड़ में मेरे पिता को मार दिया गया तो राव जोधा वहां से भागता है, अपने जो भी लोग होते हैं उन सबको लेकर के वहां से निकल जाता है और बीकानेर के काहुनी नामक ग्राम में जाकर के शरण लेता है। अब कुंबा जो है वो चुंडा के साथ में मिल करके, इनकी राजधानी उस टाइम होती है मारवाड़ वालों की मंडोर को अपने अंदर कर लेता है और फिर बाद में रेगुलर इनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन बाद में राव जोधा जो है वो कुंबा के साथ में संधि कर लेता है 1453 में और संधि को बोलते हैं आवड़ बावड़ की संधि, कुंबा और जोधा के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है संधि के अंतर्गत, और दूसरी ये होता है कि जोधा जो है वो अपनी बेटी की शादी कुंबा के बेटे के साथ में कर देता है। अब वापस जो है जोधा को मंडोर वापस दे दिया जाता है संधि के अंतर्गत, लेकिन जोधा को ये लगता है कि जो राजधानी जो है ना वो सुरक्षित जगह पर होनी चाहिए, इसलिए जो राव जोधा है वो अपनी राजधानी जोधपुर में स्थापित करता है। 1459 ईस्वी में जोधपुर राज्य बसाता है और वहां पर एक किले का निर्माण करवाता है। उस किले का नाम होता है मेहरानगढ़ दुर्ग। इस किले की नींव के लिए ऐसा बोलते हैं कि करणी माता ने इस किले की नींव रखी थी।
रणमल की धर्म बहन होती थी ये करणी माता, और रणमल का बेटा था राव जोधा। तो इस तरीके से जोधपुर राज्य की स्थापना हुई। अब राव जोधा का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बीका। जो बीका होता है वो अपने पिता से अलग होकर के एक अलग बीकानेर राज्य बसा लेता है। जब बीकानेर राज्य में हम राठौड़ वंश की स्टडी करेंगे तो हम ये सारा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जोधा का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है दूधा, उसको मेड़ता वाला क्षेत्र दे दिया जाता। राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 ईस्वी के बीच में होता है। राव मालदेव के पिता का नाम गंगा और माता का नाम पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी होती है। राव मालदेव जब मारवाड़ के राजा बनते हैं उस टाइम उनके पास दो परगने होते हैं, एक जोधपुर जो उनकी राजधानी होता है और दूसरा सोजत जहां पर राव मालदेव का राज तिलक होता है। लेकिन राव मालदेव मारवाड़ के राजा बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, जिसमें से उन्होंने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से राजा ने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। अब अलग अलग राज्यों के साथ में राव मालदेव के कैसे संबंध रहे उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मेवाड़ के साथ में संबंध की बात करें तो शुरुआती समय में राव मालदेव के मेवाड़ के साथ में संबंध काफी अच्छे थे, मित्रतापूर्ण संबंध थे। जब राव मालदेव मारवाड़ के राजकुमार हुआ करते थे और राजा उनके पिता गंगा हुआ करते थे, उस समय 1527 में खानवा का युद्ध होता है। मेवाड़ के जो राजा होते हैं राणा सांगा, उस टाइम राजपूताना के सभी राजाओं को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को उस टाइम वर्ड दिया जाता है पाती परवन लिखा जाता है सभी राजाओं को कि खानवा का युद्ध होगा और इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो बाबर के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो वो बोलता है कि सभी आकर के मेरी हेल्प कीजिए। तो उस टाइम मारवाड़ से गंगा ना आकर के अपने बेटे राव मालदेव को भेजते हैं। तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हेल्प की थी और न सिर्फ उनकी हेल्प की बल्कि बैटलफील्ड में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनको युद्ध के मैदान से बाहर भी लेकर के राव मालदेव ही आता है। उसके बाद में जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ का राजा बनता है उनका बेटा जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। उस समय गुजरात का जो राजा है वो आक्रमण कर देता है मेवाड़ के ऊपर। तब राव मालदेव जो है वो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती का साथ देता है। उसके बाद में राणा सांगा का छोटा बेटा उदय सिंह जब राजा बनने की कोशिश कर रहा होता है और मावली का युद्ध होता है बनवीर और उदय सिंह के बीच में, तब भी राव मालदेव जो है वो उदय सिंह का साथ देता है। लेकिन बाद में किन्हीं बातों को लेकर के उदय सिंह और राव मालदेव के रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हरमाड़ा का युद्ध होता है उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच में। इसमें राव मालदेव जो है वो हाजी खां पठान का साथ देता है। तो ये मेवाड़ के साथ में राव मालदेव के कैसे संबंध थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बीकानेर के साथ में संबंध देख लेते हैं। हमें पता है कि राव जोधा जो मारवाड़ का राजा हुआ था उसी का एक बेटा जिसका नाम होता है बीका जाकर के बीकानेर राज्य बसाता है। मतलब एक तरीके से बीकानेर वाले जो थे वो जोधपुर वालों के रिश्तेदार थे। लेकिन फिर भी जो राव मालदेव है वो उस टाइम बीकानेर का राजा होता है राव जैतसिंह, उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है पहेबा या फिर साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में। इस युद्ध में जो मारवाड़ के राजा होते हैं राव मालदेव, उनकी जीत होती है और जैतसी की मृत्यु हो जाती है। जैतसी का बेटा कल्याणमल जो है वो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए और राव मालदेव जो है वो अपने एक सेनापति कुप्पा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब मेड़ता के साथ में, मेड़ता भी हमें पता है कि जोधपुर के जो मारवाड़, जोधपुर का जो राठौड़ वंश था उन्हीं के रिश्तेदार थे। जोधा का ही एक बेटा जिसका नाम दूधा होता है वो यहाँ पर आकर के अपना राज्य स्थापित करता है। लेकिन मेड़ता का राजा होता है वीरमदेव जब मारवाड़ का राजा राव मालदेव होता है। तो वीरमदेव के साथ में मालदेव का एक हाथी को लेकर के संघर्ष होता है और उस हाथी का नाम होता है दरिया जोश। ये आपको ध्यान में रखना है। इस विवाद को लेकर के मेड़ता को भी राव मालदेव अपने अंडर कर लेता है और वीरमदेव जो है वो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए। अब उधर अगर हम वहां की बात करें, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में झगड़ा हुआ है जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं भी राव मालदेव के पास आता है और जोगी तीर्थ नामक जगह पर आकर के रुकता है। अपने 3 दूत भेजता है राव मालदेव के पास में कि आप मेरी सहायता कीजिए। हालांकि राव मालदेव हुमायूं को बोलता है कि आप बीकानेर चलिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन
हुमायूं का लाइब्रेरियन होता है। ऐसा बोला जाता है कि हुमायूं को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उनका जो लाइब्रेरियन होता है हुमायूं का, जिसका नाम होता है मुल्ला सुर्ख, वो बोल देता है हुमायूं को कि राव मालदेव हमारी सहायता नहीं करेगा, वो हमें फंसाएगा और हमें एक तरीके से अपना बंदी बना लेगा। जब जोगी तीर्थ स्थान पर हुमायूं रुकता है तो अपने 3 दूत भेजता है राव मालदेव के पास में, और उन 3 दूतों को नाम आपको ध्यान होना चाहिए, मीर समंत, रायमल सोनी और अतका खां, कि आप हमारी सहायता कीजिए। उसके बाद में हुमायूं जो है वो वहां से भाग करके अमरकोट साइड चला जाता है और वहां पर वीरसाल सोडा के पास में जाकर के शरण लेता है। अब लास्ट में एक राजा बनता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और राव मालदेव का एक झगड़ा होता है। झगड़ा होने का एक कारण तो ये होता है कि बीकानेर का राजा और मेड़ता का जो राजा है वो जाकर के शेरशाह की शरण में चले जाते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। दूसरा कारण ये होता है कि राव मालदेव जो है वो धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ा रहा था और उसकी जो सीमाएं हैं वो दिल्ली तक टच होने लग गई थी, जिससे शेरशाह सूरी को ये संकट लगता है कि आने वाले टाइम में राव मालदेव जो है वो दिल्ली के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो इस कारण शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राजा राव मालदेव के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध, जिसको जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं, और ये जैतारण जो जगह है वो पाली में पड़ती है। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध होता है। इसमें राव मालदेव की तरफ से उसके सेनापति जैता और कूपा जो है वो एक छोटी सी आर्मी के साथ में लड़ते हैं, और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी बीकानेर के राजा कल्याणमल और मेड़ता के राजा वीरमदेव के साथ में लड़ता है। और हालांकि ये बोला जाता है कि शेरशाह सूरी की सेना लगभग हार रही होती है, लेकिन लास्ट टाइम में शेरशाह की जो रिजर्व आर्मी है, रिजर्व जो सेना है, उसको उसका एक सेनापति जलाल खां जलवानी लेकर के आ जाता है, और इसकी वजह से जैता और कूपा की हार हो जाती है। शुरुआत में क्या होता है कि इस युद्ध में मालदेव भी भाग लेने के लिए आता है, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने राजनीति का यूज करते हुए, पॉलिटिक्स को बढ़ाते हुए जैता और कूपा को लेकर के मालदेव के मन में एक भ्रम डाल देता है कि जैता और कूपा जो है वो शेरशाह से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो राव मालदेव है वो इस युद्ध को छोड़ करके चला जाता है जोधपुर। लेकिन बाद में जब जैता और कूपा को यहाँ पर हरा देता है शेरशाह सूरी, तो आक्रमण करता है जोधपुर के ऊपर। वहां से फिर मालदेव चला जाता है सिवाना, क्योंकि सिवाना जब जब मारवाड़ को जरूरत हुई एक सुरक्षित स्थान की, तो सिवाना ने उनको सुरक्षित स्थान प्रोवाइड किया। सिवाना एक जगह का नाम है। शेरशाह सूरी जो है वो अपना एक प्रशासक, अपना एक असिस्टेंट जो है वहां पर छोड़ करके वापस चला जाता है दिल्ली की तरफ, और उस असिस्टेंट का नाम होता है खवास खां। ये आपको ध्यान में रखना है, खवास खां, जिसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब इस गिरी सुमेल युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी जो है वो एक स्टेटमेंट देता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इससे ये लगता है कि गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की बड़ी मुश्किल से जीत हुई थी। मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत आसानी से जैता और कूपा ने उसको जीतने दिया था। अब राव मालदेव की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से इतिहास में जाना गया, और ये अजमेर के तारागढ़ किले में रहा करती थी। ये जो उमादे है वो जैसलमेर के लूणकरण भाटी की बेटी होती थी। इनकी शादी होती है उमादे की और मारवाड़ के राजा राव मालदेव की, और शादी वाले दिन ही इनकी किसी बात पर बिगड़ जाती है, जिसके बाद में जो उमादे है वो कभी भी मारवाड़ राज्य में नहीं आती है। अब राव मालदेव ने अपने शासनकाल में कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए ये हम देख लेते हैं। उन्होंने जोधपुर के प्रकोटे का निर्माण करवाया, बहुत सारे किले बनवाए राव मालदेव ने। मेड़ता और रिया ये दोनों जगह पड़ती है नागौर में, वहां पर किले बनवाए। सोजत जो जगह पड़ती है पाली में, वहां पर किला बनवाया। पोखरण जो जगह पड़ती है जैसलमेर में, वहां पर किले का निर्माण करवाया। इनके दरबार में, राव मालदेव के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान रहते थे, जैसे कि आसानंद जी। आसानंद जी जो है उन्होंने पहेबा का जो युद्ध हुआ था बीकानेर के खिलाफ में, उस युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने कुछ बुक लिखी, और ये बुक के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक है उमादे भटियाणी रा कवित, दूसरा है बागा भारमली रा दूहा, थर्ड है गोगाजीरी पेड़ी। इसके अलावा ईसरदास जी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने जो बुक लिखी हाला झालारी कुंडलियां, देवियाण और हरिरस, और ये है
राव मालदेव की कुछ उपाधि जिनको लेकर के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एक उनकी उपाधि है हिंदू बादशाह और एक उपाधि है हसमत वाला राजा। 1562 ईस्वी में मारवाड़ के शक्तिशाली शासक राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। राव मालदेव अपने शासनकाल में ही एक फैसला लेते हैं कि उनके बाद में मारवाड़ का नया शासक उनका बड़ा बेटा राम ना बन करके उनका छोटा बेटा राव चंद्रसेन बनेगा। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी के बीच में होता है। लेकिन राव मालदेव के इस फैसले से जो उसके अन्य बेटे होते हैं वो खुश नहीं होते हैं और इसी कारण से राव मालदेव के बेटे उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में लोहावट का युद्ध हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि लोहावट का युद्ध किन किन के बीच में होता है। राव मालदेव का जो बड़ा बेटा होता है वो इस बात से खुश नहीं होता है और वो अकबर की शरण में चला जाता है और जो अन्य बेटे होते हैं उनको खुश करने की वैसे कोशिश की जाती है। इसीलिए बड़े बेटे राम को गुंदोज की, उदय सिंह को फलोदी की, चंद्रसेन को तो जोधपुर का राजा बना ही दिया जाता है और रायमल को सिवाना की जागीर दी जाती है। जब बड़ा बेटा राव मालदेव का अकबर की शरण में जाता है तो अकबर तो चाहता ही ये था कि राजपूताना के ज्यादा से ज्यादा जो राजा हैं वो मेरी अधीनता स्वीकार कर सके। इसीलिए 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम की सहायता के लिए एक सेना भेजते हैं। और जब जोधपुर के राजा राव चंद्रसेन को यह बात पता चलती है तो वो जोधपुर को छोड़ करके भद्राजून जो जालोर में पड़ती है ये जगह, उस एरिया की तरफ, उस जगह की तरफ चले जाते हैं। तो ये राव मालदेव के बेटे राव चंद्रसेन और अकबर के बीच में जो संघर्ष की कहानी है वो शुरू हो जाती है। 1570 ईस्वी की बात है। अकबर राजस्थान में आए हुए होते हैं और उसी टाइम राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ होता है और अकबर जो है वो राजस्थान में जियारत करने के लिए आए होते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। उसी टाइम वो बोलते हैं यहाँ के जितने भी देसी रियासतों के राजा होते हैं उनसे आह्वान करते हैं कि आप आइए, मैं नागौर दरबार आयोजित करवा रहा हूँ और उस दरबार में आप लोग आइए और हम इस अकाल से निपटने के लिए कुछ राहत कार्य करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक लोकोक्ति मुहावरा सुना होगा कि इंसान के जब दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हो जाएं तो उसके नतीजे कुछ अलग निकलते हैं। अकबर ने इसका जो टारगेट था, जो उद्देश्य था नागौर दरबार का, वो सभी राजाओं को बताया कि अकाल राहत को लेकर के, अकाल से निपटने के लिए हमें राहत कार्य करने हैं। लेकिन जो रियल मोटिव था अकबर का वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा राजपूताना के जो राजा हैं वो नागौर दरबार में आए और फिर उनको मैं अपनी अधीनता स्वीकार कर सकूं। इस नागौर दरबार में बीकानेर का राजा कल्याणमल, जैसलमेर का राजा हर्राज और जोधपुर का राजा उदय सिंह यहाँ पर आता है। उनसे संधि की बात की जाती है और यहाँ पर ये जोधपुर का राजा उदय सिंह कौन? जोधपुर का राजा होता है राव चंद्रसेन और राव चंद्रसेन का भाई उदय सिंह जो लोहावट का युद्ध करता है राव चंद्रसेन के साथ में, ये वही मोटा राजा उदय सिंह जो राव चंद्रसेन के बाद में जाकर के जोधपुर का राजा बनेगा। तो यहाँ पर उदय सिंह जो है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है नागौर दरबार में और ये तीनों के तीनों जो हैं वो संधि स्वीकार कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अब नागौर दरबार को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है कि नागौर दरबार का हमारे राजस्थान के इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है। नागौर दरबार में राजपूताना के वो राजा आए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मतलब नागौर दरबार आयोजित होने से ये बात क्लियर हो गई कि राजपूताना के कौन से राजा जो हैं वो मुगल विरोधी हैं और कौन से राजा जो हैं वो मुगल समर्थक है। अब नागौर दरबार में आकर के राजाओं ने संधि कर ली, मतलब अब युद्ध नहीं होंगे और जब युद्ध नहीं होते थे मतलब किसी भी एरिया की कला और संस्कृति का विकास सबसे ज्यादा उसी टाइम पर होता था, क्योंकि जो पैसा जो युद्ध में लगता था उस पैसे का यूज किया जाता था फिर कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो नागौर दरबार के जब भी आपसे कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपोर्टेंस पूछे तो आप ये इंपोर्टेंस उसकी लिख सकते हो। अब इसके बाद में ये बोला जाता है कि जब नागौर दरबार 1570 में आयोजित हो रहा था उस समय जोधपुर का राजा राव चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब राव चंद्रसेन को लगता है कि अकबर का झुकाव मेरी तरफ ना होकर के मेरे भाई उदय सिंह की तरफ है, तो राव चंद्रसेन जो है वो अकबर से मिले बिना ही नागौर दरबार से वापस चला जाता है। इस बात का अकबर को बहुत बुरा लगता है और फिर भाद्राजून, जहां पर जोधपुर से जाकर के राव चंद्रसेन भाद्राजून जालोर नामक जगह पर रहने लग गया था, उस जगह पर अटैक करता है कौन? अकबर। तो राव चंद्रसेन जो है वो भाद्राजून को छोड़ करके सिवाना की तरफ चला जाता है, फिर सिवाना पर अटैक किया जाता है, फिर पीपलून चला जाता है राव चंद्रसेन, काणूजा चला जाता है और लास्ट में पाली में जो सारण की पहाड़ियां हैं वहां पर सिचियाई गांव है और वहां पर ऐसे बोलते हैं कि बेरी साल राठौड़ ने राव चंद्रसेन को जहर दे दिया, जिसकी वजह से इस एरिया में सिचियाई गांव में वहां पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। जब
जोधपुर से रावचंद्र सेन जो है वहां से चला जाता है तो उस जगह का एक प्रशासक नियुक्त करता है अकबर और उसका नाम होता है बीकानेर का राय सिंह। तो इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाता है कि रावचंद्र सेन के जोधपुर से चले जाने के बाद में जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था अकबर ने, तो बीकानेर के राय सिंह को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब रावचंद्र सेन की कुछ उपाधियां हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। विश्वेश्वर नाथ रेव ने रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है। अब इसको कहने के पीछे कारण क्या है, जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप था और उसने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरह मारवाड़ का जो राजा रावचंद्र सेन है उसने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, इसीलिए उसको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं प्रताप का पूर्वगामी, मतलब 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है और तब जाकर के वो अकबर के साथ में युद्ध करना स्टार्ट करता है। लेकिन उससे पहले ही 1570 में नागौर दरबार हुआ और नागौर दरबार से ही पहले से ही और नागौर दरबार के तो बिल्कुल क्लियर कट, नागौर दरबार के बाद तो बिल्कुल क्लियर कट रावचंद्र सेन और अकबर का जो संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1572 से पहले ही रावचंद्र सेन ने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए प्रताप का पूर्वगामी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। दूसरा बोला जाता है, एक उपाधि दी जाती है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये क्यों बोला जाता है, देखो महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा होता है, उसके बाद में उनका बेटा बनता है अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में उनका बेटा बनता है करण सिंह, करण सिंह के बाद में उनका बेटा बनता है जगत सिंह। तो इस बात से ये लगता है कि एक पीढ़ी के बाद में एक पीढ़ी, तो महाराणा प्रताप ने जो भी शौर्य, जो भी बलिदान, जो भी साहस दिखाया था उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। लेकिन मारवाड़ का राजा रावचंद्र सेन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उसके बाद में उनका जो भाई जिसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उदय सिंह, वो राजा बनता है मारवाड़ का। और जब वो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो मतलब रावचंद्र सेन ने तो संघर्ष किया था, तो उनकी पीढ़ी से जब कोई राजा नहीं बनता तो रावचंद्र सेन के संघर्ष को बाद में कोई याद ही नहीं रख पाता, इसीलिए उसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी या फिर विस्मृत राजा भी बोला जाता है। अब रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप बोलते हैं, मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्या समानताएं थी दोनों में? तो दोनों में समानताएं एक तो ये थी कि दोनों ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, दोनों के ही भाई जो हैं वो विरोधी हो गए थे। जैसे कि हम महाराणा प्रताप के देते हैं कि शक्ति सिंह जगमाल जो है वो उसके भाई विरोधी हो गए, इसी तरह यहाँ पर रावचंद्र सेन के राम, उदय सिंह और रायमल जो भाई हैं वो उसके विरोधी हो गए थे। दूसरी अगर हम बात करें तो अकबर ने मेवाड़ की देख लो या फिर मारवाड़ की देख लो, ज्यादातर जो जगह है वहां पर कब्जा कर लिया था। मतलब महाराणा प्रताप के पास में और रावचंद्र सेन के पास में उनके राज्य का छोटा छोटा हिस्सा बचता है, सीमित संसाधन बचते हैं, फिर भी दोनों ने हमेशा, ऐसा नहीं है कि उनकी अधीनता स्वीकार की, कम संसाधनों में भी अकबर का विरुद्ध किया था, अकबर के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। और दोनों ही राजाओं ने गुरिल्ला युद्ध नीति मतलब छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया था। तो ये दोनों में समानता है। इसके अलावा दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है 1572 ईस्वी में और उसके बाद में क्लियर मोटिव होता है महाराणा प्रताप का, 4 दूत भेजता है अकबर महाराणा प्रताप के साथ में संधि करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ और सिर्फ विरोध की नीति को अपनाता है। लेकिन रावचंद्र सेन जो है वो 1570 में नागौर दरबार में अपनी उपस्थिति दिखाता है, लेकिन जब देखता है कि अकबर की जो झुकाव है वो उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, तो तब जाकर के चंद्रसेन जो है वो जाकर के क्लियर संघर्ष करता है अकबर के साथ में। तो ये दोनों में असमानता दिखाता है कि चंद्रसेन का शुरुआत से एक क्लियर कट मोटिव नहीं था कि अकबर के खिलाफ हमें संघर्ष की नीति को अपनाना है। दूसरा असमानता क्या है, प्रताप की मृत्यु के बाद में उसका जो बेटा है वो अमर सिंह जो है वो संघर्ष जारी रखता है, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ में रावचंद्र सेन की जैसे ही मृत्यु होती है उसका जो भाई उदय सिंह है वो संधि कर लेता है अकबर के साथ में। तो ये दोनों में असमानता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप जो है उसने अकबर के खिलाफ कई प्रत्यक्ष युद्ध लड़े थे, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, दिवेर का युद्ध 1582 में, लेकिन चंद्रसेन ने ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा था, सिर्फ और सिर्फ छापामार युद्ध किए थे। प्रताप ने अपनी एक स्थायी राजधानी चावंड बनाई थी, चंद्रसेन ने ऐसा कोई अपना स्थायी ठिकाना नहीं बनाया था। प्रताप ने जब भी कोई युद्ध लड़ा तो उसमें मेवाड़ की जनता को अपने साथ शामिल किया था, लेकिन चंद्रसेन जो अपनी वहाँ की लोकल जनता है उनका विश्वास नहीं जीत पाया, उनको अपने युद्धों में शामिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भी ये माना जाता है कि चंद्रसेन जो है वो इतिहास में इतना ज़्यादा याद नहीं किया जाता है। लेकिन
अब दोनों की हमने समानता देखी, असमानता देखी, फिर कि उसके बाद में भी मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। तो इसका कारण ये है कि मेवाड़ और मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति को अगर आप कंपैरिजन करो तो मेवाड़ जो है वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर युद्ध करना बहुत ज़्यादा आसान है, वहाँ पर छिपना बहुत ज़्यादा आसान है। मारवाड़ मतलब राव चंद्रसेन जो है वो वाला जो एरिया है मरुस्थली भूमि है, सिर्फ बड़े बड़े मिट्टी के टीबे हैं, वहाँ पर जो छुपना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत ही कठिन है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को भामासा और ताराचंद जैसे दानी लोग मिल गए थे, उन्होंने इतना पैसा डोनेट किया था कि 12 साल तक भी महाराणा प्रताप जो है वो अपनी आर्मी को बिना मतलब इतना पैसा दिया गया था कि अपनी आर्मी को वो लगातार चला सकता था, जबकि राव चंद्रसेन को इस तरीके की कोई भी सहायता नहीं मिली थी। तो इतनी विकट परिस्थितियों में भी राव चंद्रसेन ने रेगुलर अकबर के खिलाफ अपना जो संघर्ष है वो जारी रखा। इसी कारण से जो राव चंद्रसेन है उसको मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। 1581 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में मुगल सम्राट अकबर जो है वो मारवाड़ को खालसा डिक्लेयर कर देता है। खालसा क्या होता है? वह भूमि जो सीधा केंद्र के अधीन हो उसको खालसा नाम से जाना जाता था। 2 साल के बाद में 1583 में राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को ही मारवाड़ का शासक बना दिया जाता है। ये वो ही उदय सिंह है जिसने 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार आयोजित करवाया था अकबर ने, तो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके अकबर के साथ में संधि कर ली थी। अब मोटा राजा उदय सिंह जो है वो 1583 में शासक बनता है और 1595 ईस्वी तक वो मारवाड़ का शासक रहता है। जैसे ही वो राजा बनता है वो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मारवाड़ का उस शासक का आप नाम बताइए जिसने सबसे पहले मुगल अधीनता को स्वीकार किया था, तो उसका नाम आएगा मोटा राजा उदय सिंह। न सिर्फ उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी बल्कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे मुगल साम्राज्य के साथ में। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी एक उपाधि थी जगत गोसाई, उनकी शादी अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में वो कर देते हैं मोटा राजा उदय सिंह, और बोलते हैं कि उन्हीं से बाद में शाहजहां पैदा हुआ था। तो ये हमने मोटा राजा उदय सिंह के बारे में देखा। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा राजा जिसने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की मारवाड़ के राठौड़ वंश से, तो मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कल्ला रायमलोथ के बारे में। अब ये कल्ला रायमलोथ थे कौन? उदय सिंह का एक भाई था रायमल, जिसको सिवाना की जागीर दी गई थी। जब राव मालदेव ने अपने बेटों के बीच में अपने राज्य को अलग अलग भागों में बांटा था तो उन्होंने रायमल को सिवाना की जागीर दी थी। उन्हीं रायमल का बेटा है कल्ला रायमलोथ। कल्ला रायमलोथ जब सिवाना का सामंत होता है, उन्हीं के टाइम में 1589 ईस्वी में अकबर जो है वो अपनी सेना भेजता है और सिवाना के ऊपर अटैक करता है, और इसी टाइम में सिवाना का दूसरा साका होता है। और इस टाइम जो जौहर है वो कल्ला रायमलोथ की पत्नी भानकवर करती है, जो बूंदी के राजा सुरजन की बेटी होती है, और जौहर और केसरिया किया जाता है कल्ला रायमलोथ उनकी सेना के द्वारा। इस तरीके से सिवाना का दूसरा साका जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट्स है, जिसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो कल्ला रायमलोथ थे, इनकी मर्सिये लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। अब मर्सिये क्या होते हैं? जब भी कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद में उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं दोहे के रूप में या कविता के रूप में, उसको बोलते हैं मर्सिये। लेकिन ये जो कल्ला रायमलोथ है उनके जीवित रहते हुए, मतलब वो जिंदा थे तभी उनके मर्सिये लिख दिए थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है कि कल्ला रायमलोथ के मर्सिये किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने। मोटा राजा उदय सिंह हो गया मारवाड़ का शासक। उसके बाद में मारवाड़ का इंपोर्टेंट राजा बनता है गज सिंह। गज सिंह का शासन काल होता है 1619 से 1638 ईस्वी के बीच में। गज सिंह को एक उपाधि देता है जहांगीर, और उस उपाधि का नाम होता है दलथम्मन। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि दलथम्मन उपाधि किसको दी थी? गज सिंह को दी थी। और किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। गज सिंह जो है वो अपनी एक प्रेमिका, ठीक है, उनकी एक लवर होती है अनारा बेगम, उससे इतना प्रभावित होते हैं कि उनकी बातों में आकर के वो अपने बड़े बेटे को राजा ना बना करके मारवाड़ का अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का राजा बना देते हैं, और बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जो जागीर है वो दे देते हैं। तो ये गज सिंह के बारे में देखा। अब गज सिंह के दरबार में कुछ विद्वान रहा करते थे, उन विद्वानों के नाम और उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। केशवदास गार्डन ने 3 बुक लिखी। फर्स्ट गजगुण रूपक, सेकंड अमर सिंह रादुहा, और थर्ड विवेक वार्ता। एक कवि का नाम है, एक विद्वान का नाम है हेम कवि, और उन्होंने एक बुक लिखी, उनका नाम है गुण भाषा
चरित्र। तो ये हमने गद सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब देख लेते हैं अमर सिंह राठौड़ से रिलेटेड। अमर सिंह राठौड़ नागौर के राजा होते हैं। अमर सिंह राठौड़ के टाइम में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसका नाम होता है मतीरे की राड़। जब नागौर का राजा अमर सिंह होता है उस टाइम बीकानेर का राजा होता है कर्ण सिंह। कहानी ये होती है कि बीकानेर और नागौर की जहां पर सीमा मिलती है वहां पर बीकानेर का गांव होता है सीलवा गांव और नागौर का गांव होता है जाखड़िया गांव। तो यहाँ का जो किसान है, सीलवा गांव का जो फार्मर है, वो अपने यहाँ पर मतीरे उगाता है, मतलब तरबूज उगाता है। तो उसकी बेल जो है वो फैल करके नागौर के किसान के खेत में चली जाती है। तो उस बेल के ऊपर एक मतीरा, एक तरबूज लग जाता है और उस तरबूज को लेकर के ये युद्ध होता है। पहले इसमें दोनों किसान लड़ते हैं, फिर दोनों गांव लड़ते हैं और बाद में दोनों राज्य जो हैं वो इस युद्ध में भाग लेते हैं। अब किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, ये हमें ध्यान नहीं रखना। बस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मतीरे की राड़ कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से गांव इसमें शामिल हुए थे और उस समय बीकानेर का राजा कौन था, नागौर का राजा कौन था, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1644 ईस्वी में ये मतीरे की राड़ हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अमर सिंह राठौड़ जो है उसके लिए बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एक तरीके से साहसी था। इसी कारण से उन्होंने शाहजहां के दरबार में उनके ही साले जो मीर बख्शी भी होते हैं सलावत खां को वहीं पर मार देते हैं। इसीलिए अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी बोलते हैं। और जब अमर सिंह राठौड़ वहां से बाहर निकलते हैं तो जिस दरवाजे का वो सहारा लेते हैं उस दरवाजे का नाम होता है बुखारा दरवाजा। ऐसे बोला जाता है कि शाहजहां इसके बाद में इतना डर जाता है कि बुखारा दरवाजा को वो हमेशा के लिए बंद करवा देता है। और 1809 ईस्वी में, मतलब जब हमारे भारत में कौन आई, ब्रिटिशर्स आई, अंग्रेज आई, तब जॉर्ज स्टील नाम का एक अंग्रेज आता है और वो इस दरवाजे को दोबारा से ओपन करवाता है। अमर सिंह राठौड़ वहां से भाग करके वापस अपने नागौर आ जाते हैं और बोलते हैं कि नागौर में उनके ही साले ने उनको मार दिया था, अमर सिंह राठौड़ को, और नागौर में ही अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो देखो ये हमारे आर्ट और कल्चर में इसके तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा की कहां पर कितने खंभों की छतरी किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ये जो फैक्ट है वो ध्यान में रखना है कि 16 खंभों की छतरी जो है वो अमर सिंह राठौड़ से संबंधित है। मारवाड़ के राठौड़ वंश में जब जसवंत सिंह राजा बनते हैं तो उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो मारवाड़ को अच्छे से संभाल पाए, इसलिए उनका एक संरक्षक अपॉइंट किया जाता है। उस संरक्षक का नाम होता है राज सिंह कुपावत। ये नेम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जसवंत सिंह का शासनकाल होता है 1638 से 1678 ईस्वी के बीच में। जसवंत सिंह जब मारवाड़ के रूलर होते हैं उस टाइम मुगल बादशाह होते हैं शाहजहां। बाद में शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है कि शाहजहां के बाद में मुगल बादशाह कौन बनेगा। ये जितने भी युद्ध होते हैं उसमें ज्यादातर में जसवंत सिंह जो है वो औरंगजेब के खिलाफ उनके जो दूसरे भाई होते हैं उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत जो जगह है वो एमपी में गिरती है। इस युद्ध में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो जसवंत सिंह है वो दारा सिकों का साथ देते हैं, लेकिन इसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है। और जब इस युद्ध के बाद में जसवंत सिंह वापस अपने किले में, मतलब अपने राज्य में मारवाड़ में वापस लौटते हैं तो हाड़ी रानी जसवंत दे उनकी पत्नी होती है और वो किले के दरवाजों को बंद कर लेती है, क्योंकि जसवंत दे का ये मानना होता है कि या तो मेरा जो पति है वो युद्ध में शहीद होकर के आएगा या फिर युद्ध में वापस आएगा तो जीत करके ही वापस आएगा। काफी मान मनुहार के बाद में मारवाड़ का जोधपुर का जो किला है उसके दरवाजे खुलवाए जाते हैं। दूसरा एक युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। ये जो युद्ध है वो औरंगजेब के भाई सूजा और औरंगजेब के बीच में होता है। इस युद्ध में जो जसवंत सिंह है वो शुरुआत में औरंगजेब की तरफ से पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बाद में सूजा के साथ में मिल जाता है। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि कंप्लीट जो भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें जसवंत सिंह जो है वो औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में शाहजहां के बाद में जो राजा बनता है मुगल बादशाह वो औरंगजेब ही होता है। अब इस बात को लेकर के जब औरंगजेब राजा बना होगा तो उसने एक लिस्ट तो बनाई होगी और उस लिस्ट में उन सारे राजाओं के नाम लिखे होंगे जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में उसके खिलाफ पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें नाम होगा जसवंत सिंह का भी, लेकिन अब राजा औरंगजेब बन गया और औरंगजेब के साथ में मिलकर के काम भी करना है। तो जसवंत सिंह को लेकर के अन्य जो राजपूताना के जो राजा हैं वो औरंगजेब को समझाते हैं कि जसवंत सिंह जो है वो अब आपके साथ में ही काम करेगा।
हालांकि जो औरंगजेब है उसको इस बात को लेकर के विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दक्षिण भारत में शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए जसवंत सिंह को शाइस्ता खां के साथ में भेज देता है। लेकिन वहां पर भी जाकर भी ये पता चलता है कि जसवंत सिंह का जो एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो शिवाजी की तरफ है। जब इस बात का पता औरंगजेब को चलता है तो औरंगजेब जो है वो शाइस्ता खां को तो बंगाल में भेज देता है और जसवंत सिंह को काबुल, जो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती थी, वहां पर भेज देता है कि आप उस एरिया को जाकर के संभालिए। और फिर उसी जगह पर काबुल में ही एक जमरूद का थाना जगह पड़ती है, वहीं पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है और इस बात को लेकर के औरंगजेब को पता चलता है तो उनके मन में देखो जसवंत सिंह को लेकर के कितनी कड़वाहट थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इस कथन को देकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसने कहा था और किस राजा के लिए कहा था, या फिर पूछ लेंगे कि कौन से राज्य से रिलेटेड ये स्टेटमेंट कहा गया था। तो सारे के सारे जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब जसवंत सिंह ने कुछ किताबें लिखी थी, कुछ बुक्स लिखी थी, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। उन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। ऐसा बोला जाता है कि जसवंत सिंह जब अफगानिस्तान में थे तो वहां से अनाज के बीज लेकर के आए थे और जोधपुर का जो कागा उद्यान है वहां पर उन्होंने अनार के बीज लगाए थे। तो आज भी जोधपुर में जो अनार के बाग देखे जाते हैं उनका श्रेय जो है वो जसवंत सिंह को ही जाता है। निर्माण कार्यों में अगर हम देखें तो उनकी एक हाड़ी रानी थी जसवंत दे, जिन्होंने किले के दरवाजे बंद करवा लिए थे। उन्होंने जोधपुर में राई का बाग का निर्माण करवाया था। एक दूसरी रानी थी अतिरंग दे, उन्होंने शेखावत जी का तालाब का निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह खुद ने औरंगाबाद के पास में एक जसवंतपुरा शहर बसाया था। अब जसवंत सिंह के दरबार में कुछ विद्वान भी रहा करते थे, तो उन विद्वानों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी ने कुछ बुक्स लिखी। फर्स्ट है नैन्सीरी ख्यात। ये जो नैन्सीरी ख्यात है वो राजस्थान का फर्स्ट ख्यात साहित्य है। दूसरी बुक है मारवाड़ा परगनारी विगत, जिसको मारवाड़ का गजेट भी बोलते हैं। मुणोत नैन्सी काफी प्रख्यात विद्वान रहे, लेकिन उनका जो अंत है वो काफी निराशाजनक रहा। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कुछ कर्ज ले रखा था जसवंत सिंह से, जिसको चुकाने में वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए उनको बाद में जेल में बंद कर दिया गया और वहां पर मुणोत नैन्सी ने अपने भाई के साथ में मिल करके आत्महत्या कर ली थी। मुणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का अबुल फजल एक उपाधि दी है, एक टाइटल दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने किसको ये उपाधि दी और क्या उपाधि दी थी। इसके अलावा जो अदर दरबारी विद्वान थे उनका नाम है नरहरिदास, जिन्होंने अवतार चरित्र लिखी, नवीन कवि जिन्होंने नेह निदान लिखा, सूरत मिश्र और बनारसी दास। देखो इसको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेंगे कि जसवंत सिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और एक जो नाम है वो अलग किसी राजा से रिलेटेड दे देंगे। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट नेम है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1678 ईस्वी में जैसे ही मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, औरंगजेब को यह लगता है कि जसवंत सिंह के कोई भी पुत्र नहीं है, तो अब मैं मारवाड़ को अपने अंडर कर लूंगा और उसको खालसा भूमि के रूप में डिक्लेयर कर दूंगा। तो खालसा भूमि क्या होती है? वह भूमि जो सीधा केंद्र के अधीन हो जाती थी उसको खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में औरंगजेब को पता चलता है कि जसवंत सिंह के तो 2 बेटे हैं, एक का नाम अजीत सिंह और एक का नाम दलथम्बन। हमें पता है कि जसवंत सिंह की जो मृत्यु है वो काबुल में हुई थी। अब काबुल में जो उनका परिवार था उनको लेकर के वापस जसवंत सिंह का जो सेनापति होता है वीर दुर्गादास राठौड़, वो वापस मारवाड़ की तरफ लौट रहा होता है, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो परिवार को मारवाड़ तो ले जाना है। लेकिन औरंगजेब जो है वो एक अपना संदेश भिजवाता है कि आप पहले जसवंत सिंह के परिवार को लेकर के दिल्ली आइए, उसके बाद में आप मारवाड़ जाना। अब जैसे ही जसवंत सिंह का परिवार दिल्ली पहुंचता है तो उनको रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा जाता है और वहां पर उनको नजरबंद कर दिया जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ जो जसवंत सिंह का सेनापति था और इसके साथ में मुकुंदास खिची, दोनों के मन में एक संशय होता है कि जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को एक मुस्लिम के रूप में बड़ा करना चाहता है। तो इसी संशय को ध्यान में रख करके दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खिची ने गोराधाय के साथ में मिल करके अजीत सिंह को वहां से बाहर निकाला इस हवेली से, और फिर सिरोही में कालेंद्री एक जगह पड़ती है, वहां पर जयदेव पुरोहित के घर पर अजीत सिंह को रखा। अब ये जो गोराधाय है उसने वो ही काम किया है जो मेवाड़ में पन्नाधाय ने किया था। मेवाड़ का राजा उदय सिंह के जीवन को जब खतरा था तो पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का जीवन न्योछावर कर करके
उदय सिंह के जीवन को बचाया था। इसीलिए गोराधाई ने भी यही काम किया है कि मारवाड़ के राजा का जब जीवन संकट में है अजीत सिंह का, तो उन्होंने उसके जीवन को बचाने में हेल्प की है। इसीलिए गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाई को मारवाड़ का जो राष्ट्रगीत है धूसो, उसमें भी उनका नाम लिया जाता है। और गोराधाई की जो छतरी है वो जोधपुर में बनी हुई है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अजीत सिंह जो है, भले ही आप अजीत सिंह को यहाँ से लेकर के चले गए, लेकिन अजीत सिंह को वो राजा बनने नहीं देता है। अब अपनी तरफ से मारवाड़ की तरफ से जो वीर दुर्गादास राठौड़ है वो भी पूरी कोशिश करता है कि हम अजीत सिंह को राजा बना करके ही रहेंगे। इस काम में मेवाड़ का जो राजा राज सिंह होता है वो वीर दुर्गादास राठौड़ का साथ देता है और एक गठबंधन बन जाता है जिसको सिसोदिया राठौड़ गठबंधन बोलते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और पूछ लेंगे कि सिसोदिया राठौड़ गठबंधन जो है वो किस कारण से बना था, तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मारवाड़ का एक तरीके से शासक बनाने के लिए ये गठबंधन बना था। अब यहाँ पर जो राजपूताना वाला एरिया है वहाँ पर औरंगजेब अपने बेटे को अपॉइंट करता है जिसका नाम अकबर होता है। इस अकबर को जो मेवाड़ का राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का, ये अपनी तरफ मिला लेते हैं और अकबर से विद्रोह करवा देते हैं। अब औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है तो औरंगजेब जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के खिलाफ में एक युद्ध करता है। देबारी का युद्ध 1680 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हो जाती है। तो इस युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देबारी का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था और किस कारण से लड़ा गया था। हालांकि जो मेवाड़ का जो राज सिंह है उसकी 1680 में डेथ हो जाती है। उसके बाद में राज सिंह का जो बेटा जयसिंह जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और इसी को फॉलो करते हुए 1 जनवरी 1681 ईस्वी में नाडोल पाली में जो औरंगजेब का बेटा अकबर है उसको बादशाह घोषित कर दिया जाता है। लेकिन औरंगजेब जो था वो भी अपनी तरफ से काफी ज्यादा राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी कूटनीति का यूज किया और इन तीनों के बीच में, मारवाड़ के बीच में, मेवाड़ के बीच में और अपने बेटे अकबर के बीच में जो गठबंधन था उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की और वो गठबंधन टूट भी जाता है। उसके बाद में जो अकबर है वो दक्षिण भारत में चला जाता है और फिर दक्षिण भारत से जाकर के ईरान वाले क्षेत्र में चला जाता है और वहीं पर अकबर की, औरंगजेब के बेटे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अकबर के जो बच्चे होते हैं, बेटे का नाम होता है बुलंद अख्तर और बेटी का नाम होता है सफीयतुनिशा, इसको वो वीर दुर्गादास राठौड़ के पास में ही जोधपुर में छोड़ जाता है। जब बाद में औरंगजेब को पता चलता है कि मेरे बेटे के जो बच्चे हैं वो वीर दुर्गादास राठौड़ के पास में कहाँ पर हैं, जोधपुर में है, तो उनको मांगता है और फिर ईश्वर दास नागर जो है वो वीर दुर्गादास राठौड़ को बोलता है कि आपको अकबर के जो बच्चे हैं वो औरंगजेब को सौंप देने चाहिए। ये जो ईश्वर दास नागर है इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी और इस बुक का नाम है फुतूहत ए आलमगिरी, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो जो औरंगजेब है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। हमने पहले भी देखा और दोबारा देखते हैं कि नागौर का एक राजा होता है इंदर सिंह राठौड़, उसको बोलता है कि आप मुझे 36 लाख रुपए दो और मैं आपको जोधपुर का राजा बना दूंगा। लेकिन जो जोधपुर की जनता है वो इंदर सिंह राठौड़ को स्वीकार नहीं करती है। ये इंदर सिंह राठौड़ जो है वो अमर सिंह राठौड़ का पोता होता है। अमर सिंह राठौड़ कौन? गज सिंह का जो बड़ा बेटा था अमर सिंह राठौड़, जिसको गज सिंह जो है वो मारवाड़ का राजा नाम बना करके उसको नागौर की जागीर दे देता है। तो औरंगजेब का ये मानना था कि अगर हक की बात करें तो इंदर सिंह राठौड़ के जो दादाजी थे अमर सिंह राठौड़, उन्हीं को ही मारवाड़ मिलना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लास्ट में इंदर सिंह राठौड़ ही मारवाड़ का राजा बनता। तो औरंगजेब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हम नहीं बनने देंगे, मैं नहीं बनने दूंगा अजीत सिंह को कहाँ का राजा, मारवाड़ का राजा। लेकिन 1707 में इसी संघर्ष के साथ में ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में 1708 ईस्वी में एक देबारी समझौता होता है। देबारी समझौता जो है वो मारवाड़ के बीच में, मेवाड़ के बीच में और आमेर के राजाओं के बीच में होता है। इसमें जो मेवाड़ का जो राजा है वो मारवाड़ और आमेर दोनों की सहायता करता है और साथ में एक शर्त रखता है कि मेवाड़ का जो राजा है उसकी जो बेटी है उसकी शादी होगी आमेर के राजा स्वाई जयसिंह के साथ में और स्वाई जयसिंह और उनकी बेटी से जो पुत्र होगा वो ही आने वाले टाइम में आमेर का राजा बनेगा। अब इस देबारी समझौते के तहत में मारवाड़ का राजा जो है वो अजीत सिंह बनता है। तो लगभग 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और अजीत सिंह को राजा बनाया गया 1708 में। मतलब लगभग 30 साल संघर्ष चला।
इसलिए इस 30 साल को 30 वर्षीय राठौड़ों का संघर्ष बोलते हैं, जिसमें वीर दुर्गादास राठौड़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अगर आपके आरएएस मेंस में क्वेश्चन आता है वीर दुर्गादास राठौड़ के मारवाड़ के जो शासन है उसमें उनकी क्या उपलब्धियां रही, क्या उन्होंने सहयोग किया, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 30 वर्षीय राठौड़ों का संघर्ष क्या था 1678 से 1708 ईस्वी के बीच में, तो इसके बारे में भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकते हो। अजीत सिंह राजा बन जाता है। अजीत सिंह की एक बेटी होती है इंद्र कंवर, उसकी वो शादी मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ में कर देते हैं। और ये जो इंद्र कंवर है वो लास्ट हिंदू प्रिंसेस होती है जिसकी शादी होती है किसी मुगल बादशाह के साथ में। अजीत सिंह कुछ पुस्तकें लिखते हैं, ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, जिनका नाम है दुर्गा पाठ भाषा। दूसरा नाम है अजीत सागर और थर्ड है निर्वाण रा दोहा। अजीत सिंह की जो मृत्यु है वो उन्हीं का पुत्र बख्त सिंह कर देता है, मतलब हत्या कर देता है अजीत सिंह। अजीत सिंह के जो बेटे होते हैं अभय सिंह और बख्त सिंह, ये दोनों मिल करके अजीत सिंह की मृत्यु कर देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब अजीत सिंह का दाह संस्कार किया जा रहा था तो उनके साथ में बहुत सारे जो पशु पक्षी है वो भी उनके साथ में जले थे। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राजा हुआ जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसके साथ में बहुत सारे पशु पक्षी भी जले थे, तो ये है अजीत सिंह। नेक्स्ट, मारवाड़ के शासक अभय सिंह। अभय सिंह का शासनकाल 1724 से 1749 ईस्वी के बीच में होता है। अभय सिंह जो है वो अपने भाई बख्त सिंह के साथ में मिल करके अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद में अभय सिंह जो खुद है वो मारवाड़ के शासक में जोधपुर का शासक बन जाता है और अपने भाई बख्त सिंह को नागौर की जागीर दे देता है। अभय सिंह और उनके भाई बख्त सिंह का हमारे राजपूताना की हिस्ट्री में एक जगह और नाम आता है और वो जगह है हुरड़ा सम्मेलन। 1734 एडी में ये हुरड़ा सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया था ताकि मराठाओं के खिलाफ जो राजपूताना के सभी शासक हैं वो एकजुट हो सके। इस हुरड़ा सम्मेलन में जोधपुर की तरफ से पार्टिसिपेट किया था अभय सिंह ने और नागौर की तरफ से गए थे बख्त सिंह। हालांकि ये जो हुरड़ा सम्मेलन है वो सफल नहीं हो सका था। आपका क्वेश्चन ये है कि हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी, ये आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अभय सिंह के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी जिसको बोलते हैं खेजड़ली घटना। अभय सिंह के शासनकाल में जो जोधपुर का जो किला है उसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा होता है और वहां पर कुछ लकड़ियों की जरूरत होती है, इसलिए सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि जंगल से आप कुछ लकड़ियां लेकर के आइए। सैनिक जंगल में जाते हैं, सूखी लकड़ी ले जाने के बजाय जो सैनिक है वो गीले पेड़ों को काट रहे होते हैं, मतलब हरे जो पेड़ है उनको काट रहे होते हैं और उनके इस कार्य का विरोध करती है अमृता देवी विश्नोई। 363 लोगों के साथ में मिलकर के वो अपनी बेटियों के साथ में मिलकर के उनके इस काम का विरोध करती हैं और इन 363 लोगों में 294 पुरुष होते हैं और 69 स्त्रियां होती हैं। लास्ट में ये जो लोग हैं उन पेड़ों के चिपक जाते हैं और ये जो सैनिक हैं उन पेड़ों के साथ में, मतलब इन लोगों के साथ में ही उन पेड़ों को काट देते हैं। इतिहास में इस घटना को खेजड़ली घटना के नाम से याद किया जाता है क्योंकि जोधपुर की वो जगह जहां पर ये घटना हुई थी उस जगह का नाम था खेजड़ली घटना। उस दिन था, मतलब डेट थी 12 सितंबर 1730 और विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग देखें तो 1787 संवत था उस साल। हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं थी, इसीलिए हर साल इस खेजड़ली घटना को स्मृति करते हुए या अमृता देवी विश्नोई या 363 लोगों को याद में हर साल विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो खेजड़ली में आयोजित किया जाता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सन है वो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है और ये जो सन है वो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग है। विक्रमी संवत जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि आपकी जो बर्थ ऑफ ईयर है, जिस साल आप पैदा हुए उस साल में आप 57 साल जोड़ करके ये ध्यान लगा सकते हो कि उस साल विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था। अमृता देवी विश्नोई जो है वो विश्नोई संप्रदाय से, विश्नोई समाज से बिलोंग करती है। हमें पता है कि विश्नोई समाज के जो संस्थापक थे जाम्बो जी, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट उपदेश दिया था कि सिर कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। अपने सिर कटने से अगर एक पेड़ बचता है तो भी अपने सिर की कीमत आप सस्ती ही जानना। मतलब एक पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये जाम्बो जी ने अपने इस उपदेश में बता दी थी।
तो ये खेजड़ली घटना आपको याद करना है। ये हर जो फैक्ट्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 1994 से अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत की गई। 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। जंगल मतलब वनों को बचाने के क्षेत्र में, वन्य जीवों को बचाने के क्षेत्र में, और संयुक्त श्रेणी में जिसमें वन्य एवं वन्य जीव दोनों को बचाने के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन आप देखिए कि 1730 की लगभग ये घटना है और उस टाइम भी हमारे राजस्थान के राजपूताना के जो लोग हैं वो इतने अवेयर थे, उनको पता था कि पेड़ की कीमत कितनी होने वाली है। हमारे इस क्लाइमेट को, हमारे इस पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अभय सिंह के शासनकाल में कौन कौन से इंपोर्टेंट दरबारी विद्वान थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कर्णीदान, जिन्होंने बुक लिखी सूरज प्रकाश, और इसी सूरज प्रकाश के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको बोलते हैं बिड़द श्रृंगार। दूसरे एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम है वीरभान, इन्होंने बुक लिखी राज प्रकाश। इन दोनों ही बुक में एक युद्ध का वर्णन है और वो युद्ध है अहमदाबाद का युद्ध। ये जो कर्णीदान थे वो खुद इस युद्ध में प्रेजेंट थे, मतलब अभय सिंह के साथ में इस युद्ध में प्रेजेंट थे। अब ये युद्ध क्या है, जब जोधपुर में अभय सिंह था उस समय दिल्ली में शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, और उस समय गुजरात का गवर्नर था सर बुलंद खां। सर बुलंद खां ने मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ में एक मतलब विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ में विरोध के भाव में वो आ गई। तब अभय सिंह जो है वो ये जो सर बुलंद खां हैं उनके खिलाफ लड़ने गए थे और अहमदाबाद का वो युद्ध था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे जो थर्ड दरबारी विद्वान थे उनका नाम है जगजीवन भट्ट, और उन्होंने बुक लिखी थी अभ्युदय एंड अजित्योदय। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो बुक्स के नेम है, ये जो पुस्तकों के नेम है, किताबों के नेम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। हर एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभय सिंह के बाद में कुछ समय शासक बन जाते हैं मारवाड़ के बख्त सिंह, जो नागौर के जागीर जिनको दी थी अभय सिंह ने। मारवाड़ का नेक्स्ट शासक विजय सिंह। विजय सिंह का शासनकाल 1752 से 1793 ईस्वी के बीच में। विजय सिंह ने सबसे पहले जोधपुर में टकसाल खोली और विजयशाही सिक्के चलाई। विजय सिंह के शासनकाल में 2 युद्ध होते हैं। फर्स्ट तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में और सेकंड पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी में। पहले युद्ध में विजय सिंह जयपुर के साथ मिलकर के मराठाओं को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सेकंड युद्ध में जो मराठा है वो विजय सिंह को परास्त कर देते हैं, और इसीलिए इसी पाटन के युद्ध के बाद में एक संधि होती है जिसको सांबर की संधि के नाम से जानते हैं, 5 जनवरी 1791 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार विजय सिंह को मराठाओं को अजमेर शहर, दुर्ग और 60 लाख रुपए देने होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि विजय सिंह के ऊपर उनकी पासवान गुलाब राय का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसीलिए वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास विजय सिंह को जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां बोलते हैं। विजय सिंह के बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल 1793 से 1803 ईस्वी के बीच में होता है। जब मारवाड़ के शासक भीम सिंह होते हैं उस टाइम यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध भी चल रहा होता है भीम सिंह और मान सिंह के बीच में। अब इस उत्तराधिकार युद्ध के समय में जो मान सिंह है वो जालोर में जाकर के शरण लेते हैं। अब इसी टाइम, इसी उत्तराधिकार युद्ध के समय में जब भीम सिंह बार बार मान सिंह के ऊपर जालोर वाले एरिया में अटैक करता था, तो वहां पर एक नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते थे एक बाबा जिनका नाम था देवनाथ। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो मान सिंह है वो जल्द ही मारवाड़ का शासक बन जाएगा, और ऐसा बोलते हैं कि उस भविष्यवाणी के कुछ समय बाद में ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और मारवाड़ की जनता आकर के खुद मान सिंह को मारवाड़ का राजा नियुक्त करती है। अब जब मारवाड़ के शासक भीम सिंह होते हैं उसी टाइम मेवाड़ के महाराणा होते हैं भीम सिंह। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई कर देते हैं भीम सिंह मारवाड़ के शासक के साथ में, लेकिन शादी से पहले ही इन भीम सिंह की मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो सगाई है वो आगे एक बहुत बड़ा विवाद क्रिएट करेगी। अब भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की जनता मान सिंह को राजा बना देती है मारवाड़ का, और मान सिंह का शासनकाल होता है 1803 से 1843 ईस्वी के बीच में। महाराजा मान सिंह को जोधपुर का सन्यासी राजा के नाम से भी जानते हैं।
ये सारे फैक्ट्स हमने अभी देख ही लिए हैं। अब महाराजा मानसिंह को पता चलता है कि देखो हमने मेरे लिए भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी सच भी हो गई। इसलिए महाराजा मानसिंह देवनाथ को अपना गुरु बनाते हैं और उनको जोधपुर लेकर के आते हैं और फिर नाथ संप्रदाय को समर्पित महामंदिर का निर्माण भी जोधपुर में महाराजा मानसिंह करवाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि नाथ संप्रदाय से संबंधित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा मानसिंह ने करवाया था। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो देखो भीम सिंह की, मानसिंह से पहले जो मारवाड़ के राजा थे भीम सिंह, उनकी सगाई हुई थी मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है शादी से पहले ही। इसलिए मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जो है वो अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई कर देते हैं जयपुर के राजा के साथ में। लेकिन मारवाड़ के शासक मानसिंह जो है वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि जो राजकुमारी हमारे मारवाड़ आने वाली थी अब वो जयपुर जाएगी, और इस चीज को लेकर के मानसिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह के बीच में एक युद्ध हो जाता है कृष्णा कुमारी राजकुमारी को लेकर के 13 मार्च 1807 को, जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। अब ऐसा बोलते हैं कि इस युद्ध के समय में एक तरीके से मराठाओं को यहां पर आमंत्रित किया गया और मराठाओं ने जम करके जयपुर को, मारवाड़ को और मेवाड़ को, तीनों राज्यों को लूटा। और इस चीज से जो सभी राज्य हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और ये भी जनश्रुति तो ये भी है कि कृष्णा कुमारी ने खुद ने जहर पी करके अपनी जान दे दी थी, ताकि ये जो विवाद है, कृष्णा कुमारी को लगा कि मेरे नाम पर जो विवाद हो रहा है, जो युद्ध हो रहे हैं, वो कम से कम खत्म हो सके। लेकिन ऐसा भी मानना है कि कृष्णा कुमारी को जहर दिया, उन्होंने खुद ने नहीं पिया था, उनको जहर दिया गया था। जो भी है, पर ये कृष्णा कुमारी विवाद जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली ये जो गिंगोली का युद्ध है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये मानसिंह के शासनकाल में ये कृष्णा कुमारी विवाद आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मराठाओं का यहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव कर दिया इस युद्ध के टाइम में। तो मराठा जो है वो मारवाड़ राज्य को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। मतलब जब जी में आए, यहां पर आकर के अटैक करें, यहां से जो भी धन संपदा है उसको लूट करके लेके जाएं। इस चीज से परेशान होकर के मारवाड़ के शासक मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से प्रेजेंट थे चार्ल्स मैक्टोफ और यहाँ पर मानसिंह की तरफ से प्रेजेंट थे छत्र सिंह और बिशन राम व्यास। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 16 जनवरी 1818 को उस टाइम के गवर्नर जनरल होते हैं हेस्टिंग्स, वो इस संधि के ऊपर साइन कर देते हैं। लेकिन भले ही मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, लेकिन अंग्रेजों के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने ऐसी की जिसके कारण ये माना जाता है कि अंग्रेजों से उनका रेगुलर थोड़ा सा क्लैश ही रहा, थोड़ा संघर्ष ही रहा। अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों का जो मराठाओं के साथ में क्लैश चल रहा था, और अप्पा साहिब भोसले जो है वो जोधपुर में आकर के छुप जाते हैं और उसको एक तरीके से जो मानसिंह है वो शरण देते हैं। हालांकि अंग्रेज जो हैं वो बोलते हैं कि आप अप्पा साहिब भोसले को हमें सौंप दीजिए, लेकिन मानसिंह मना कर देते हैं और बाद में अप्पा साहिब भोसले की यहीं पर मृत्यु हो जाती है 1827 में, और यहीं पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो राजस्थान की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर अजमेर दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस अजमेर दरबार में जो राजा मानसिंह है, महाराजा मानसिंह है, वो पार्टिसिपेट, भाग नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मारवाड़ के कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था, तो उनका नाम आ जाएगा मानसिंह। तो ये मानसिंह से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्यू किए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से दरबारी विद्वान उनके राज्य में रहा करते थे। तो एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था कवि राजा बांकीदास जी। बांकीदास जी नाम है और कवि राजा उनकी उपाधि है। इन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं की, तो फर्स्ट है बांकीदास जी रिख्यात, सेकंड मान जासो मंडन, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी। कवि राजा बांकीदास जी ने एक गीत भी लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में उन्होंने उन राजाओं की निंदा की जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, और उन राजाओं की प्रशंसा की है जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। मारवाड़ के नेक्स्ट शासक महाराजा तख्त सिंह, उनका शासनकाल 1843 से 1873 ईस्वी के बीच में। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो राजपुताना की विजिट पर आते हैं और अजमेर दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि महाराजा तख्त सिंह ने इस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। सेम वैसे ही जैसे मानसिंह के टाइम में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था, तब भी मानसिंह, मारवाड़ के शासक मानसिंह ने उस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। महाराजा तख्त सिंह ने कारण ये बताया था कि उदयपुर के महाराणा के नीचे उनका स्थान रखा गया था। इसी कारण से महाराजा तख्त सिंह ने इस अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था। महाराजा तख्त सिंह के बाद में
मारवाड़ के शासक बनते हैं जसवंत सिंह द्वितीय। उनका शासनकाल 1873 से 1895 ईस्वी के बीच में। जसवंत सिंह द्वितीय काफी अंग्रेज भक्त थे, इसीलिए 1875 में जब कलकत्ता दरबार, 1877 में जब दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है तो ये दोनों में ही भाग लेते हैं। 1879 में वे अंग्रेजों के साथ में एक नमक समझौता करते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही 1881 ईस्वी में जोधपुर की पहली जनगणना होती है। 1883 ईस्वी में ऐसे बोलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो जोधपुर की विजिट पर आते हैं और जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह द्वितीय को उनके पासवान के साथ में नन्नी जान जिनका नाम था, उनके साथ में कुछ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनको कुछ फटकार लगाई थी, जिसकी वजह से नन्नी जान ने ऐसा बोलते हैं कि रसोइये के साथ में मिल करके स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को अजमेर ले जाया जाता है और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, जसवंत सिंह द्वितीय ने जसवंत सागर का निर्माण करवाया। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जब महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था तब उन्होंने मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, उनको 1887 ईस्वी में भेजा था इस स्वर्ण जुबली उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए। जसवंत सिंह द्वितीय के बाद में राजा बनते हैं मारवाड़ के महाराजा सरदार सिंह। उनका शासनकाल होता है 1895 से 1911 ईस्वी के बीच में। ये जो महाराजा सरदार सिंह है वो बॉक्सर युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सेना को चीन भेजते हैं और उसके बाद में ही मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 कौन से राजा के शासनकाल में लिखाया गया था? तो महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल में। महाराजा सरदार सिंह को पोलो का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए उनके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर भी कहा जाता था। ये जो महाराजा सरदार सिंह हैं, इन्होंने 1910 में एक एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया था, जिससे जो असमर्थ लोग हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन लोगों को पेंशन दी जाती थी। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी बोला जाता है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। सरदार सिंह के बाद में राजा बनते हैं महाराजा सुमेर सिंह। इनका शासनकाल होता है 1911 से 1918 ईस्वी के बीच में। महाराजा सुमेर सिंह जो है वो खुद, उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह और जोधपुर की जो सेना, जो जोधपुर लांसर्स जिसका नाम था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में मारवाड़ के शासक कौन थे? तो उनका नाम था सुमेर सिंह। सुमेर सिंह के बाद में राजा बनते हैं महाराजा उम्मेद सिंह। इनका शासनकाल 1918 से 1947 ईस्वी के बीच में। उम्मेद सिंह ने छीतर पहाड़ी के ऊपर छीतर पैलेस का निर्माण करवाया था, इसकी नींव रखी थी, जिसको उम्मेद पैलेस के नाम से भी जानते हैं। महाराजा उम्मेद सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। नरेंद्र मंडल की जो गतिविधियां हैं उसमें सक्रिय भाग लिया करते थे महाराजा उम्मेद सिंह। गोलमेज सम्मेलन में भी राज्य से उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजा था और उस प्रतिनिधि का नाम था JW यंग। इसके अलावा संविधान सभा 1946 में जब हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिशन आता है और वो ये डिक्लेयर करता है कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो हमारे इंडिया के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, तो उस संविधान सभा में जो देसी रियासतें थी उनको अपनी तरफ से प्रतिनिधियों को भेजना था, मतलब नॉमिनेटेड अपनी तरफ से किसी भी पर्सन को भेज सकते थे। तो यहाँ पर उम्मेद सिंह ने जयनारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उम्मेद सिंह के बाद में मारवाड़ के अंतिम शासक होते हैं महाराजा हनुमंत सिंह। उनका शासनकाल 1947 से 1949 ईस्वी के बीच में। जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक। ये जो महाराजा हनुमंत सिंह है वो जोधपुर राज्य को पाकिस्तान के साथ में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन और माउंट बेटन के ने साथ में मिलकर के महाराजा हनुमंत सिंह को 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया और फिर 14 जनवरी 1949 को जो जोधपुर राज्य है, जो मारवाड़ राज्य है, वो वृहत राजस्थान में शामिल हो जाता है।
तो इस तरीके से मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसको हमने कंप्लीट किया है, उसके हर फैक्ट्स को हमने कंप्लीट किया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमने यहाँ हर फैक्ट को, हर क्वेश्चन को पुट ऑन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है तो आप जाकर के एक बार यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।